Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपका क्या होता है उसे हम स्टडी करेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ये एक्चुअली में अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इट इज़ टोटली रिलेट विथ पीएच वैल्यू। ठीक है, ये पीएच वैल्यू के थ्रू आपका रिलेट किया जाता है, जहाँ पे स्पेसिफाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोटीन्स को लेके। और प्रोटीन्स आपको पता है अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। और अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, अब वो जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वो अमीनो एसिड्स अगर पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा अमीनो एसिड्स के ऊपर। तो एक मैं सिंपल सा अमीनो एसिड्स यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए कि जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पे अमीनो एसिड्स है, लाइक दिस इज द सी एच, नाउ दिस इज द एल्काइल पार्ट आर, नाउ दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, नाउ दिस इज एसिड, और यहाँ पे आपका होगा बच्चों NH2। तो अगर मान के चलो इस अमीनो एसिड्स में अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करूँ तो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब पता है कि जो एसिड वाला पार्ट है इसके पास तो पॉजिटिव नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H+ आयन आपका रिलीज होगा तो नेगेटिव चार्ज ये छोड़ के जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये फिक्स है। पॉजिटिव वाला पार्ट आपका यहाँ पे होगा जो आपका NH2 पार्ट है। अभी इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे पीएच के बारे में बात करें, अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के सामने अगर मैं पीएच की वैल्यू लो कर देता हूँ, पीएच की वैल्यू लो करने का मतलब है कि <7, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ का जो पीएच है वो मैं करना चाह रहा हूँ एसिडिक, ठीक है, एसिडिक मीडियम या एसिडिक पीएच में करना चाह रहा हूँ। तो उस केस में यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आपका जेईई मेंस प्लस एडवांस प्लस नीट के अंदर बहुत ही प्रेफरेबली यहाँ से क्वेश्चंस आपके डिस्कस हुआ है, ठीक है, जोटर आयन को लेके एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को लेके। तो जब मैं पीएच को लो करूँगा तो बताओ बच्चों क्या होगा, सीन बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। जब पीएच में लो करूँगा एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम का मतलब कहीं ना कहीं आपका H+ आयन देखने को मिलेगा, इट इज़ डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल। तो लॉन पेयर्स अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज करेगा इसके साथ, तो ये H+ से बेटा वो H बन जाएगा, वो वहाँ जाके अटैच हो जाएगा, इसका डुप्लीट पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्टेंट में आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा NH3+ हो जाएगा ये, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया है। और यहाँ पे हो जाएगा CH, नाउ इट इज एल्काइल पार्ट, दिस इज C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज OH। तो ये जो आपको दिख रहा है पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है, इट इज एक्चुअली कैटाइनिक, हम बोल सकते हैं इसको कि कैटाइनिक पार्ट इन एसिड, ठीक है, कैटाइनिक पार्ट इन एसिड, इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ये है कि या तो हम एसिडिक कर सकते हैं या फिर बेसिक मीडियम कर सकते हैं इस अमीनो एसिड्स के साथ। तो अभी मैंने चेक किया कि भाई एसिडिक मीडियम करेंगे तो ये आपको कैटाइनिक इन एसिड्स देखने को मिलेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ध्यान देना कि जैसे मान के चलो हमारे पास ये अमीनो एसिड्स है, लाइक इट इज़ ए R पार्ट एंड इट इज COOH, नाउ इट इज NH2। ध्यान देना इसके पास यहाँ पे लॉन पेयर्स होगा। अब मैं बात करूँ कि ये पूरा का पूरा जो अमीनो एसिड्स है इसको मैं लेके जाना चाह रहा हूँ बच्चों बेसिक मीडियम के अंदर। तो अब जरा देखना बेसिक मीडियम के अंदर यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा। बेसिक मीडियम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पीएच स्केल होती है, तो जो पीएच जो होगा उसको कैसा करना पड़ेगा, पीएच हाई करना पड़ेगा, लो करेंगे तो एसिडिक होगा, पीएच हाई करना पड़ेगा, या फिर जो पीएच की वैल्यू है बच्चों वो 7 से क्या करनी पड़ेगी, आपको अधिक करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। या फिर आप यहाँ पे लिख लो बेसिक मीडियम भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अभी समझो हम लोग जनरली यूज करते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड आयन टू डिफाइन दी बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अगर मैंने सपोज इसके सामने बेटा मेरे एक स्ट्रॉन्ग बेस लेके आया, ठीक है, बल्कि बेस लेके आया, या आपके बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस में पता है कि बेस हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और ये फुली फिल्ड होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब खोजना ये है कि ये किसको विड्रॉ करेगा, ये OH- किसको लेके जाएगा फ्रॉम दिस अमीनो एसिड्स। तो NH2 से तो कुछ हाइड्रोजन मूव नहीं करने वाला, ये कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ से भी मूव नहीं करने, बिकॉज इट इज अल्फा कार्बन। अभी सीन यहाँ पे ये होगा कि ये जो आपका एसिड है, इस एसिड के पास अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो C डबल बॉन्ड OH, ये जो हाइड्रोजन है इट इज अटैच्ड विद
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ से ये आसानी से H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यही H+ आयन को रिलीज करने के लिए और कौन यहाँ पे अपना एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा होगा, वो OH-। भाई OH- को चाहिए ना, H+ आयन वहाँ से रिलीज भी हो रहा है और उसको तेजी से रिलीज कराने में मदद कौन करेगा, OH-। तो यहाँ से आपका फटाफट से क्या होगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अभी सीन यहाँ पे है कि आपको मॉलिक्यूल्स कैसा मिलने वाला है, तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा, दिस इज NH2, नाउ दिस इज दी CH, इट इज एल्काइल पार्ट, नाउ दिस इज COO-। ये आपको यहाँ पे एनायनिक पार्ट देखने को मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज दी एनायनिक पार्ट इन बेस। ठीक है, एनायनिक पार्ट इन बेस आपको यहाँ पे देखने को मिला। अभी आप दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैं कंप्लीट करूंगा। जब दोनों को मैं कंप्लीट करूंगा, एसिडिक के अंदर जो रिजल्ट मिला था, बेसिक मीडियम में जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो दोनों को मैं क्या करूंगा, कैटायनिक इन एसिड्स मैंने उसको बोला था, जो कैटायनिक पार्ट था, है ना, बेस के साथ, और एनायनिक इन बेस, ये आपका एनायनिक पार्ट है। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आपको ऐसा मॉलिक्यूल्स मिलने वाला है जहाँ पे टोटल चार्ज आपका 0 हो जाएगा। और जहाँ पे टोटल चार्ज 0 होगा, डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। तो जरा चेक करके देखते हैं क्या आपका यहाँ पे पॉइंट होने वाला है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कोई भी एक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, एक बारी मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी के बारे में लेके चलना चाह रहा हूँ। हमारे पास कोई एक अमीनो एसिड्स है, जो भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अगर उस अमीनो एसिड्स अगर पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कहाँ करेगा बच्चों, एसिडिक मीडियम के अंदर करेगा। ठीक है, जहाँ पे pH की वैल्यू क्या होगी, <7 होगी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लो pH। अगर यही अमीनो एसिड्स बच्चों नेगेटिव चार्ज होल्ड करता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे सोल्यूशन कैसा होगा बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन होगा। और वहाँ पे आपका pH कैसा होगा, डेफिनेटली आपका हाई pH आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करने वाला हूँ ज्योटर आयन के बारे में। ठीक है, ZWITTER। ठीक है, ज्योटर आयन के बारे में थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा पहले, फिर इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो देखो, मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि भाई जो भी pH हो रहा है, एक तो pH आपका <7 हो रहा है, यहाँ पे <7 हो रहा है, और यहाँ pH <7 हो रहा है। तो <7 और <7 इसके बीच में कोई एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ऐसा pH जो आपका इंटरमीडिएट pH होगा, जो आपका एसिडिक और बेसिक के बीच में लाई कर रहा होगा। एक ऐसा pH जो इंटरमीडिएटरी pH है, जहाँ पे अमीनो एसिड क्या करेगा, अमीनो एसिड्स बच्चों क्या करेगा, अमीनो एसिड नहीं पॉजिटिव में रहेगा, नहीं आपका पॉजिटिव में रहेगा, नहीं अमीनो एसिड नेगेटिव में रहेगा। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में ना रह के वो क्या करेगा, अपने चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अगर अरे भाई आप समझो ना कि अगर आपका एसिडिक होगा तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर आपका बेसिक होगा तो चार्ज कैसा, नेगेटिव। मतलब <7 पे <7 पे। और यहीं पे pH अगर <7 <7 अगर बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों वहाँ पे इंटरमीडिएटरी pH हम बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो वहाँ पे जो चार्ज होगा, कॉमन सेंस बोल रही, जो चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं ना तो पॉजिटिव होगा, नहीं नेगेटिव होगा। तो चार्ज वहाँ पे पूरी तरीके से कैसा होगा, बैलेंस होगा। चार्ज बैलेंस होगा तो मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो उसी ज्योटर आयन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, उसके साथ नेगेटिव चार्ज भी होगा, पूरी तरीके से मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो वही हम बोल सकते हैं डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, द pH, ध्यान दो बच्चों, द pH इज कॉल्ड द isoelectric pH. The pH is also called the isoelectric pH. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं और करके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से इसे हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक बार देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ये NH3 हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज CH, एल्काइल इज अ ब्रांचिंग, एंड COOH। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, और ये NH3 पॉजिटिव, नाउ दिस इज CH, COO माइनस, एन एल्काइल पार्ट, यहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा,
नाउ इट इज NH2CH एल्काइल पार्ट, C डबल बॉन्ड O माइनस। अभी आप देखो तो इस मीडियम के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका लो pH होगा, और लो pH है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ए कैटायनिक इन एसिड, दिस इज द कैटायनिक इन एसिड बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको डिस्कस भी करा था। तो अभी मुझे आप देखो मैं सीन दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे OH माइनस अगर मैं इधर ऐड करूँगा तो यहाँ से एक्स्ट्रा H प्लस को ले लेगा। बात समझ में आ रही है? मैं एक्चुअली यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि दोनों की तरफ से आपका मूवमेंट प्रॉपर होगा, और ये आपका यहाँ से H प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, अगर ये इधर से इधर मूव करेगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके ऊपर OH माइनस साइन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H प्लस साइन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये जो सेकेंड पार्ट है आपका NH3 प्लस एंड आपका CH नॉट इज R C डबल ओ माइनस, ठीक है। ये आपको पता है ये मोर स्टेबल है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक तरफ दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे जो नेट चार्ज की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से स्टेबल और न्यूट्रल है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसलिए नीचे लिखूंगा यहाँ पे इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। और इसके इधर मैं चलूँगा तो यहाँ पे pH कैसा मिलेगा, बड़ा हाई pH मिलेगा, डेफिनेटली आपको पता ही है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एनायनिक इन बेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एसिडिक अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, तो यही जो आपका है दिस इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि दिस pH इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक pH और द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। समझ में आ गया होगा, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं सारे अमीनो एसिड्स के, कि हर किसी अमीनो एसिड का अपने एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं उसका 2.8 है ना, ग्लूटामेटिक एसिड का 3.2 होता है समथिंग, लाइसिन का 9.7 होता है, ठीक है। अर्जेंटाइन का आपका 10.8 होता है, ठीक है। हिस्टिडाइन का आपका 7.6 होता है। समथिंग इस तरीके से ये वैल्यूज आपकी डिफाइन होती हैं। तो ये समझ में आ गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स में आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप आपको मिलेगा, इससे टाइप 1 सेकेंड, ओके। तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के अंदर फर्स्ट है आपका प्रोटीन अमीनो एसिड्स, सेकेंड इज नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, थर्ड इज रेयर अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो 3 डिफरेंट आपके यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिलेगी, ओके। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, जैसे ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, एलेनिन हो गया, ठीक है, वैलिन हो गया। ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स हैं प्लीज़ आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, यहाँ पे आपका ऑर्थनिन हो गया, ठीक है, सिट्रोलिन हो गया, ठीक है। ये दोनों की बात करते हैं तो ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं। ये दोनों बेटा यूज किए जाते हैं यूरिया सिंथेसिस के लिए, ठीक है, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेयर अमीनो एसिड्स, हमारे एक तो ये बेटा ये हो गया हाइड्रोक्सी वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन और आपका हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये दो हमारे होते हैं रेयर अमीनो एसिड्स। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो तो आपको ध्यान रखने हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स कौन से स्पेसिफिक होता हूँ। तो नीट के बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना है, जेई के स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लोग इसको एक बार बिल्कुल किसको ध्यान रखो, प्रोटीन को याद रखो और नॉन प्रोटीन को। रेयर वाले को याद रखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, तो प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन को आपको ध्यान रखना है। फटाफट से याद हो जाए ग्लाइसिन, एलिन, वैलिन। आप इसको शॉर्टकट भी बना के देख सकते हो, ठीक है। और बाकी तो आपके लिए सिंपल है, आसान है। तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किए भी थे, ठीक है। ये जो आपका ग्लाइसिन है इसको मैंने किया था बेटा, इसका किसका एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा स्ट्रक्चर तो कैसे था, ये आपका था NH2, नाउ इट इज CH, नाउ इट इज हाइड्रोजन। ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव था अगर आपको पता होगा, बिकॉज यहाँ कायरल सेंटर कार्बन नहीं है, बिकॉज दो हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे हैं, सेम है, ठीक है। इसी बात आपका एलेनिन आया था, अगर आपको पता होगा। यहाँ पे साइड चेन बच्चों नॉन पोलर होती है, ध्यान दो, ग्लाइसिन हो आपका एलेनिन हो, साइड चेन कैसी होती है, नॉन पोलर, इट में भी हाइड्रोजन और एल्काइल पार्ट, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। जिसमें अगर इसकी बात करते हैं एलेनिन के अंदर, तो यहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ पे आपको CH3 देखने को मिल जाएगा। और अगर वैलिन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक साइड, जो ब्रांचिंग की बात करूँ तो CH, यहाँ पे CH3 और ये आपका CH3, ये साइड चेन देखने को मिल जाती है। तो तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स के, जहाँ पे साइड चेन कैसी होगी, नॉन पोलर होगी, इट में भी हाइड्रोजन और एल्काइल पार्ट। बात समझ में आ रही है? ये आपको इस लॉजिक से ध्यान रख सकते हो। और इसके बाद बात करते हैं नॉन प्रोटीन्स की। तो नॉन प्रोटीन्स के अंदर आपको मिल रहा है एक तो ऑर्थिन करके मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है टाइप्स में। चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक मैं ट्रिक डिस्कस करूँगा। ये जो ट्रिक है वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों इसेंशियल अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, जो बच्चों हम लोग डाइट में लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स। ठीक, तो ये जो हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद के रखने का एक लॉजिक मैंने बोला था कि बच्चों मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एक लॉजिक दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल टुडे। ठीक है, एक लाइन है स्टेट, आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल टुडे। ठीक है, तो देखो प्राइम से मतलब बेटा पी से हो गया फिनाइल एनेनिन, ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने, एरोमेटिक पार्ट यहाँ मिलता है। सेकंड है बच्चों आपका मिनिस्टर से आपका हो गया मैथोनिन। ठीक है, इस बैरी से बच्चों बैलिन हो गया। ठीक है, इल में आई बच्चों आ रहा है तो आपका आइसोल्यूशन हो गया। एल का मतलब आपका लाइसिन हो गया। एल का मतलब आपका फेसिल्यूशन हो गया। और टी का मतलब आपका ट्राइफोटोफैन हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल तरीके से, अब ये जो चीज़ें हैं वो आपको 2 to 3 टाइम्स, मैं फिर से बोलूँगा 2 to 3 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, इनको लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, इनको लिख के देखो आप, तो इनका जो आपका लिखने का लॉजिक है, या फिर आप जब लिखते टाइम आप चीज़ों को देखोगे तो आपके दिमाग में ज़रूर बैठेंगी। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली थोड़ा सा फिट होता है। मैं थोड़ा सा बताऊँ, ये बायोलॉजी के बहुत सारे आपके जो वर्ड्स या कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको लिख लिख के देखने से ही आपको दिमाग में याद हो जाएगा। तो एक बार इसे आप ऐसे देखोगे तो याद नहीं होगा, तो एक दो बार आप लिख के देखो प्लीज़, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका सॉल्ट ट्रिक आप ध्यान रखना, कौन कौन से बेटा आप अगर क्वेश्चन आता है कि 4 गिवन ऑप्शंस में एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, तो आप ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल टुडे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बच्चों जेई के अंदर डिस्कस किया गया, नीट के अंदर तो बेटा जनरली आता ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। इसका लॉजिक आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। डन, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट इज द अमीनो एसिड ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन बच्चों आपको पता है, मैंने लिखा है क्वेश्चन नीट के अंदर तो आता ही है। ठीक है, जेई मेंस के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, नहीं आ सकता है, लेकिन नीट के अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक, ग्लाइसिन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो ग्लाइसिन का बेसिक बेटा आपका स्ट्रक्चर ये है, जहाँ पे ये जो कार्बन है वो कायरल सेंटर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दो जो ग्रुप हैं वो कैसे हैं आपके हैं, सेम ग्रुप हैं। ये दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, सेम ग्रुप हैं। अगर ये आपके सेम ग्रुप हैं तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि बिल्कुल भी ये जो कार्बन है वो आपका नो डाउट इट इज़ sp3, बिकॉज 4 यहाँ पे आपके बॉन्ड दिख रहे हैं प्रॉपर, और हाइड्रोजन आपका चारों तरफ से प्रॉपरली हो पा रहा है। और लेकिन बट दो हाइड्रोजन सेम है तो इट इज़ नॉट ए कायरल सेंटर कार्बन, इट इज़ ऑप्टिकली आपका इनएक्टिव। देखो इट इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स, ध्यान दो पहला पॉइंट। सेकंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। क्यों नहीं करेगा, रीजन बताया मैंने, इट इज ओनली अमीनो एसिड्स विच इज सिमेट्रिकल अल्फा कार्बन। तो अल्फा बच्चों ये कार्बन है, व्हाट इज वही मीन ऑफ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बताइए, एक देखो ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, दोनों के दोनों आपके हाइड्रोजन कैसे हैं, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका सिमेट्रिकल ना होके, सॉरी अनसिमेट्रिकल ना होके ये सिमेट्रिकल ही है। अगर सिमेट्रिकल अल्फा कार्बन है तो मेरा डेफिनेटली वो कंपाउंड कैसा वहाँ पे हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये बात समझ में ग्लाइसिन के बारे में, बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड अमीनो एसिड्स के बारे में, इट इज़ टायरोसिन। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म है, ठीक है, इनकी जो फॉर्म, इट फॉर्म्स क्या क्या है बच्चों, एक तो आपका ये फर्स्ट है, ठीक है, एड्रेनालाइन के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नोरेपिनेफ्रिन करके, ये आपका नाइट्रोडोलिन करके है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलूँगा आपसे, ये जो भी फॉर्म दे रखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके नीट के बच्चों के लिए ज़रूरी है, जेई के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपको दिख रहा है टायरोसिन, ये आपको बेसिकली यहाँ ये जो आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रहता है ना, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। समझ में आ रहा है, चलो, तो ये उसी की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये नीट के बच्चों में जरूरी था, जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है ट्राइफोटोफैन। ठीक है, इस इट फॉर्म्स, ये दो चीज़ें फॉर्म करता है। ठीक है, आपके हार्मोन्स है, हार्मोन्स ऑफ पिनल ग्लैंड है। तो क्वेश्चन आगा था, अगर आता है हार्मोन्स ऑफ पिनल ग्लैंड तो ये भी आपके नीट के बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों के दोनों आपके जो अमीनो एसिड्स बच्चों जरूरी है वो कौन सा है, आपको ध्यान ट्राइफोटोफैन, जहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है मेलाटोनिन और आपका सेरोटोनिन। ठीक है, ये हार्मोन्स हैं ऑफ पिनल ग्लैंड। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी आपका जो यहाँ पे जो ग्लाइसिन के बारे में बात करते हैं, या आपके जो हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी और ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हार्मोन्स पिनल ग्लैंड के।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है जेई के बच्चों के लिए भी और नीट के बच्चों के लिए भी, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब सिंपल सा है, मैंने कल आपको बताया भी था, जहाँ पे बच्चों में मिलता है सी डबल बॉन्डो NH, ठीक है। तो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। तो देखते हैं यहाँ पे, ए पॉलीपेप्टाइड इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, ठीक है। द लेफ्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाई फर्स्ट अमीनो एसिड्स एंड राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई द लास्ट अमीनो एसिड्स, ठीक है। फर्स्ट एंड एंड लास्ट एंड दोनों एंड के बारे में बात करेंगे। यस, द फर्स्ट अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल, वहाँ से एन से अटैच होगा नाइट्रोजन से, इट इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स। जो लास्ट वाला होगा वो कार्बन से अटैच होगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कार्बन टर्मिनल अमीनो एसिड्स। द डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड थ्रू सी डबल बॉन्ड ओ NH बॉन्ड, मैंने बोला था, ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर उसको बोलते हैं एमाइड बॉन्ड, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ये लिए आपका कंटिन्यूस यहाँ पे एक चैन दिख रही है, लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये आपका इधर का टर्मिनल है अमीनो एसिड्स, यहाँ से ये टर्मिनल है। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्लीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो लेफ्ट एंड वाला है ना, लेफ्ट एंड वाला बच्चों कहाँ से आपको दिखेगा, या फिर आप फर्स्ट बोल सकते हो वो नाइट्रोजन से, तो इसके मेरे इसका नाम होगा, इट इज़ ए नाइट्रोजन टर्मिनल अमीनो एसिड्स, यहाँ से वो कार्बन टर्मिनल अमीनो एसिड्स, और बीच में जो लिंक है डैश लाइन, दिस डैश लाइन इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड्स का जो लिंकअप है उसमें पता है आपका एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, देखो यहाँ पे आपको ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, एसिड का, यहाँ से ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, यहाँ से आपका OH, तो यहाँ से आपका फटाफट से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, और यहीं से आपको देखने को मिला पेप्टाइड लिंकेज। तो सी डबल बॉन्ड ओ पार्ट यहाँ से, NH पार्ट यहाँ से, तो दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर ध्यान रखना है कि सी डबल बॉन्ड O पार्ट जो होता है वो आता है आपके एसिड से आता है, और NH पार्ट है वो आपका बेसिक पार्ट है, ठीक है, बेस पार्ट है। तो ये आपका पूरा यहाँ समझ में आ गया। तो दिस इज कंप्लीट कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, वो आपको कंटिन्यूस इस स्टेट चेन के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर टर्मिनल पोजीशन समझ में आ गई, क्लियर हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड। पहला बच्चा होता है आपका ग्लूथ्रियोन करके, इट इज ट्राईपेप्टाइड इज एग्जाम्पल बेसिकली, जहाँ पे 3 अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, हैविंग ग्लाइसिन, क्या होते हैं वहाँ पे ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड एंड सिस्टीन, it acts as coenzyme, maintains RBC membrane structure, protect hemoglobin from getting oxidized from hydrogen peroxide। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में एंड रिलीज द ऑक्सीजन, और दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो इट विल ऑक्सीडाइज द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स इन द इंटेस्टाइन। तो ये से कुछ आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। सो प्रोटीन्स में, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में बेटा फर्स्ट आएगा सिंपल प्रोटीन, सेकेंड इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड थर्ड इज ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम लोग सिंपल प्रोटीन्स के बारे में। तो सिंपल प्रोटीन्स में अगर बात करेंगे, पहला पॉइंट, दे आर कंपोजिट ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली, ठीक है, जनरली सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। दीज कैन बी फेवरस और ग्लोबुलर, ठीक है। फेवरस की बात करते हैं, इसको इस नाम से भी कॉल करते हैं स्क्लेरोप्रोटीन्स, और जहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, कैलोजेंस होते हैं, एलास्टिन्स होते हैं, और कैरेटिन होते हैं, ठीक है। हार्डनेस ऑफ कैरेटिन इज ड्यू टू एबंडेंस ऑफ क्रिस्टीन अमीनो एसिड्स इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो ये आपके सिंपल प्रोटीन्स हैं, इनके एग्जांपल ध्यान रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक। इसमें ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये आपके बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यही आपका सबसे पहले रिव्यूज को, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे किस तरीके से ये जो हमारे जो सिंपल अमीनो, जो हमारे यहाँ पे जो अमीनो सिंपल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, जिसमें हम ये जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड, सिंपल जो प्रोटीन्स हैं, है ना, तो सिंपल प्रोटीन्स में आपका एक जो प्रोसेस है पूरा, वो किस तरीके से सेल के अंदर काम करता है, क्या है प्रोसेस है, तो ये जेई के बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको बाकी बायोलॉजी के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट ये भी बायोलॉजी के बच्चों में इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स एंड नॉन प्रोटीन फैट पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स में। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स कंबाइंड विद कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं आपके, ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, इनको ध्यान रखना है। ये ब्लड ग्रोथ है ना, ग्लोबुलिन्स ऑफ ब्लड एंड म्यूसिन्स इन सलाइवा, सीरम एंड एंटीजेंस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। एंड इन आर्कटिक फिशेस व्हिच हैव लेस टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। और लाइपोप्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स कंबाइंड विद लिपिड्स, लिपिड्स से कंबाइन करते हैं, एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन विद
चाइकोमाइकिन्स एंड आपका LDL मतलब लो डेंसिटी आपके लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका HLD हाई डेंसिटी आपके लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह में आपको देखते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड बात हो रही है, तो प्रोटीन्स अटैच टू न्यूक्लिक एसिड। तो इनकी क्या करना है, एग्जाम्पल्स आपको जेई की बच्चों को ध्यान ही रखना है, बट इनके ये जो पार्ट है वो ध्यान रखना है कि ये जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ये जो इनके अंदर आपको जो प्रोटीनिक पार्ट कौन सा, नॉन प्रोटीनिक पार्ट कौन सा है। ग्लाइकोप्रोटीन में कौन सा मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। लाइपोप्रोटीन्स में कौन सा मिलता है, लिपिड्स। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स में कौन सा मिलता है, न्यूक्लिक एसिड। बस इतना ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बाकी बायोलॉजी के स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है बच्चों फॉस्फोप्रोटीन्स, इसमें आपको फॉस्फोरस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेटलोप्रोटीन्स, इसमें आपको मेटल्स आयंस मिलते हैं, लेस लाइक जिंक मिलेगा, ठीक है। आपको क्रोमियम वाला पार्ट मिलेगा, आयरन मिलेगा, और इंसुलिन जिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, इंसुलिन के अंदर जिंक मिलता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट उसमें जिंक मिलता है। नेक्स्ट आपका क्रोमोप्रोटीन्स, इसमें पिगमेंट के बारे में बात करें, प्रोटीन्स विद पिगमेंट ऑफ कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, जिसमें आपको फ्लो प्रोटीन्स येलो, हीमोग्लोबिन रेड, ये कलर के रिस्पॉन्सिबल आपके रहता है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ आपका डिफिकल्ट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइड प्रोटीन्स के बारे में। तो ड्राइड प्रोटीन से बात करते हैं, दीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीनेचुरेशन और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाई हीट, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ड्राइड प्रोटीन्स बच्चों क्या है, ये ड्राई प्रोटीन्स को हम लोग प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं, या तो डीनेचुरेशन प्रोसेस से, या फिर हम लोग करते हैं डाइजेशन से, ठीक है, प्रोटीन्स का डाइजेशन। तो जैसे हीट के थ्रू हो गया, फिजिकल फोर्सेस कुछ हो गया, केमिकल फोर्सेस उनके थ्रू करते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं, आपका प्रोटोसिस हो गया, पेप्टोनोन्स हो गया, पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, फैब्रिन हो गए, बायोसिस्टिन हो गए, कुक्ड प्रोटीन्स हो गए ना, कुक्ड एग व्हाइट आपका हो गया, ठीक है। ये सारे होते हैं आपके ड्राइड प्रोटीन्स, जो डीनेचुरेशन और डाइजेशन के थ्रू हम लोग देख पाते हैं। द प्रोसेस बाय हीट, फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स का है, वो आपका नॉर्मल एक स्टेट चेन रहेगा, उसमें अमीनो एसिड कॉम्बिनेशन रहेगा। सेकेंड हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चों मिलते हैं आपको दो टाइप में, एक तो अल्फा हेलिकल, सेकेंड मिलता है आपको बीटा प्लेटेड सीट। तो बीटा प्लेटेड सीट बेटा ये 3 डायमेंशनल सीट आपको देखने को मिलती है, और हेलिकल के अंदर एक आपको पता है जो स्प्रिंग होता है ना, उस तरीके से यहाँ पे मिलता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं स्टेप बाई स्टेप। सबसे पहले बच्चों आएगा प्राइमरी आपका स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो इट इज द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इन विच द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स अरेंज्ड बाय कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल से मूव हो रहा था बच्चों, पता है पेप्टाइड लिंकेज में, अभी बताया था मैंने, फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज डिटरमाइंड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज फर्स्ट अमीनो एसिड्स विच इज सेकेंड, ठीक है, इज कॉल्ड इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज एन टर्मिनल एंड लास्ट आपका कार्बन टर्मिनल होगा, और यह आपका मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर आपका होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यह आपका यहाँ से ये एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स है, यहाँ से कार्बन टर्मिनल है, बाकी बीच में जो डैश मिल रहे हैं दीज आर दी पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ रहा होगा, ये देखो एन है, इधर आपका कार्बन टर्मिनल है, ये इस तरीके से, और ये बीच के मैंने यहाँ पे एक पार्ट लिया है पेप्टाइड वाला, और उसको समझाने की मैंने कोशिश करी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने जो पार्ट लिया है, ए सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यहाँ से ए सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और लास्ट में इधर कार्बन से अटैचमेंट रहेगा, इधर ये नाइट्रोजन से रहेगा। ये और बीच में आप क्या कर सकते हो, कोई भी एरोमेटिक या फिर आपके जो भी थायो अल्कोहल के जो पार्ट है या फिर हाइड्रोक्सी पार्ट जो अमीनो एसिड उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेसिक पार्ट क्या रहेगा पेप्टाइड लिंकेज में, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, ये आपको देखने को कंटिन्यूस मिलेगा, ठीक। तो देखो मैंने ऐड भी किया, पहले देखो यहाँ पे सीरीन वाला पार्ट ऐड किया, ये वाला, या आपका सिस्टीन मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे टायरोसिन ऐड किया है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड मैंने ऐड किया है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे एक बार दिखाने की कोशिश करी है, इसमें आगे बढ़ा, इट इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर बेसिकली और ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज एल्का हेलिक्स, सेकेंड इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो पॉलीपेप्टाइड चेन रिपीटेडली कॉइल्ड और फोल्डेड इन ए पैटर्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोल्डेड एंड कॉइल्ड टू ड्यू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेटा वहाँ पे मिलता है आपको क्या, पेप्टाइड लिंकेज, जहाँ पे मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेकेंडरी बचा कैसे आपको फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और रेगुलर इंटरवल पे आपको देखने को मिला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्फा एंड बीटा के बारे में हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स।
और इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा हेलिक्स के बारे में। तो ए डेलिकेटेड रिजिड हैंडेड कॉइल हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एवरी फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हैं कि बेटा कैरेटिन इन हेयर, इन मैमल्स एसोसिएशन, ठीक है, और आपका ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको राइट हैंडेड कॉइल मिलेगी और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच रहेगी, और एवरी फोर्थ जो आपका रहेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड आपका यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। लेकिन याद रखना कि जो आपका टर्मिनल एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ आपका कार्बन रहेगा, बीच में लिंकेज रहेगा, लेकिन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल प्लीज ध्यान देना बेटा, कैरेटिन इन हेयर इन मैमल्स। ठीक है, चलो ये अल्फा हो गया। इसको बात करते हैं बीटा प्लेटेड। तो बीटा प्लेटेड आपको दिख रहा है, ये प्लेट की फॉर्म में इस तरीके से होता है, सीट की फॉर्म में होता है, आप ऐसे समझो, ये सीट की फॉर्म में यहाँ पे आपका अरेंजमेंट रहेगा और ये इंटर कनेक्टिविटी इस तरीके से आपकी रहती है। तो ये आपका बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर, जहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग लिंक आपके होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के, और वीक लिंक होते हैं बेटा सेलाइन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग resembling plated structure fold of Dropri. The polypeptide chain may be parallel or anti-parallel. The keratin protein in skin वो होते हैं सीट पैरेलल होते हैं, और सिल्क प्रोटीन बेटा फेवरिन होते हैं बट एंटी पैरेलल शीट्स। तो ये आपका रेगुलर अरेंजमेंट है, एग्जांपल ध्यान रखना। और बाकी बीटा प्लेटेड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, बीक स्ट्रॉन्ग होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, और बीक होता है आपका हाइड्रोजन या सेलाइन। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया बेटा बीटा प्लेटेड। नेक्स्ट कम टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इट में रिजल्ट फ्रॉम फर्दर फोल्डिंग एंड कॉइलिंग लाइक ए हॉलो बैलून। आपको पता है बुलन, आपको पता है जिसे स्वेटर्स वगैरह बुने जाते हैं, तो जो बुलन वॉल होती है, आपको बुलन वॉल पता है इस तरीके से। ठीक है, वो बुलन वॉल जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से। तो जो आपकी फोल्डिंग करते हो, जो कॉइलिंग हुई ना, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग पूरी तरीके से कर देते हैं, तो आपको बुलन वॉल टाइप के मिलता है, हॉलो बुलन वॉल टाइप आपको मिलेगा स्ट्रक्चर। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। पहला बॉन्ड आपका डाइसल्फाइड, फिर आपका हाइड्रोफोबिक एंड आयोनिक बॉन्ड, तीनों बॉन्ड के थ्रू सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चों होता है पेप्टाइड, जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, जिसमें पोलरिटी मिलती है स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका मायोग्लोबिन करके। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना टर्शियरी स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है बेटा क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी में क्या होगा, हियर मोर देन one polypeptide chain are involved to form a large multi-chain proteins. Hemoglobin is example. Human hemoglobin consists of 4 subunits. ठीक है, 2 of these are identical to each other and 2 each subunits बेटा आपको टाइप अल्फा एंड 2 सबयूनिट आपको मिलते हैं बीटा। तो प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे 4 सबयूनिट मिलते हैं, 2 मिलते हैं अल्फा टाइप, 2 मिलते हैं बीटा टाइप, 2 अल्फा टाइप एंड 2 आपको बीटा टाइप। टुगेदर कंस्टिट्यूट होता है ह्यूमन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बेटा बॉन्ड के बारे में ध्यान रखना है, इसके जो स्ट्रक्चर वो भी आपको ध्यान रखने हैं। नाउ कम्स बेसिक प्रॉपर्टीज। सच प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड oligomeric proteins. The way in which these individual folded polypeptides are arranged with respect to each other give architecture of the quaternary structure of proteins. ठीक है, इट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल आपका क्वाटरनरी, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा आपका प्राइमरी। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के। फंक्शंस क्या क्या है, पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू फॉर द ग्रोथ। तो जो सेल एंड टिश्यू उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो रिपेयरिंग के लिए काम क्या करता है ये प्रोटीन्स। फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जैसे एक्टिन होगा, मायोसिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, जैसे आपका इंसुलिन हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। ये सारे के सारे पार्ट्स के लिए क्या है आपका ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन से। ठीक है, तो देखो ये प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्या कि इसके नेक्स्ट इसमें कुछ और बात करते हैं, जैसे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और नेक्स्ट आप फॉर स्टोरेज माइक्रोग्लोबिन एंड फेरेटिन। नेक्स्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, एंटीबॉडीज जो होते हैं। फॉर सपोर्ट किसके लिए, कैलोजेंस के एलेस्टिन के लिए। एज आर्टिफिशियल स्वीटनर के तरीके से आपका मोनोलिन हो गया, विच इज कंसिडर्ड स्वीटेस्ट। ठीक है, ये इसके फंक्शंस में प्रोटीन्स के। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हमारे हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बताया कोलेजन, ये क्या इसका फंक्शन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन का क्या है, ये एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन, एविया हार्मोन्स। एंटीबॉडी, फाइट अगेंस्ट एजेंट। ठीक है, रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो आपके रिस्पिरेटरी जो आपके सेंसरी रिस्पिरेशन स्मेल टेस्ट है ना, वो हार्मोन्स।
एंड GLUT4 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है बेटा इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होगा सेल में वो GLUT4 के थ्रू आपका रहेगा। तो दीज आर दी बेसिक प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस हैं। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन्स फेवरिन्स इज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द स्पाइडर वेब्स, ठीक है। सिकल्स सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय चेंज इन ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन इन हीमोग्लोबिन, सम प्रोटीन्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रोपेटिक। तो ये आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल भी जेई के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको बायोलॉजी में ये पढ़ने को भी मिलता है, ठीक है। जिसको मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, होने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। तो एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात है कि एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो दे एक्ट एज कैटलिस्ट इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन का कैटलिस्ट के तरीके से एक्ट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर काम करें कैटलिस्ट में तो इसको बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। दीज आर ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर के नाम से इसे कॉल करते हैं, जो ईस्ट के अंदर आपको प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये आपके कुछ कैटलिस्ट हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, कुछ आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर एक तरीके से कैटलिस्ट के तरीके से एक्ट करेंगे। और ये मेटाबॉलिक जो रेगुलेटर्स जो प्रोसेस है उनके उसके अंदर भी प्रॉपर अपना रिस्पॉन्सिबल फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो देखेंगे इसके बारे में नेक्स्ट एंजाइम में। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स, डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आया है नीट के अंदर। तो बेटा साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका बुकनर, ठीक है। जर्मन आपके बायोकेमिस्ट हैं, इन्होंने आपके ईस्ट के अंदर डिस्कवर किया था एंजाइम्स को। सेकेंड हम बात करते हैं कोने कॉइन्ड नेम एंजाइम मीन्स इन ईस्ट, ठीक है। शमनर आइसोलेटेड फर्स्ट एंजाइम जिसका नाम है आपका यूरिसेल, ठीक है, इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम जैक बीन्स, ठीक है। जैक बीन्स से इन्होंने किया था। तो ये इनकी जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी में नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको डिस्कवरी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कम्स कि यहाँ पे जो बायोकेमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो बायोकेमिकल जो हमारे या फिर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आएगा आपका पहला पार्ट बायोकेमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे के सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखो, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, ठीक है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी आपके एंजाइम के तरीके से बिहेव करते हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, उनको राइबोजाइम्स बोलते हैं, जिसका नाम है आपका रिबोन्यूक्लियस पी, ठीक है। उसको राइबोजाइम्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। समझ में आया? इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ये है आपका, ठीक है, एब्जिमिन करके, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम्स में। तो इसके टाइप्स को जरा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला बच्चा होता है आपका सिंपल एंजाइम, सेकेंड आपका कॉन्जुगेटेड, इसका आप जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। सिंपल एंजाइम के बारे में बात करते हैं, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली, जैसे पेप्सिन इज एग्जांपल। और कॉन्जुगेट के दो अलग पार्ट हैं बेटा, फर्दर सब डिवाइडेड, प्रोटीन्स पार्ट है और नॉन प्रोटीन के पार्ट है। प्रोटीन पार्ट होगा तो उसको बोलते हैं हम एपोएंजाइम्स और दूसरे को बोलते हैं कोफैक्टर, जहाँ पे प्रोटीन पार्ट आपका नहीं होता है। ये डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिटी ऑफ एंजाइम्स। और सेकेंड जो है, जो हम वाइटामिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ए डिटरमाइन कैटालिटिक एक्टिविटी, जिसमें हम बात करते हैं आपका फ्लोसिस्टिक ग्रुप, कोएंजाइम्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मेटल एक्टिवेटर्स। तो इसके एंजाइम्स के आपके यहाँ पे टाइप्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज के अंदर ही मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, एंजाइम्स परफॉर्म कैसे करते हैं, उसकी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो सपोज मान के चलो यहाँ पे जो हमारा ये एक एक्टिव साइट्स है, ये आपको वेकेंट स्पेस दिख रहा है होल्स इस तरीके से, ये आपको एक्टिव साइट है। और ये रहा आपका एंजाइम, इसके पास एक्टिव साइट्स है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट ए बन रहा है एंड प्रोडक्ट बी बन रहा है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ऊपर देखते हैं एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दीज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। प्लीज कीप इन माइंड, एंजाइम्स क्या करते हैं, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी उसको रिड्यूस करते हैं, रिएक्शन को बहुत तेजी से परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, दीज कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे, और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट्स कैटालिसिस रिएक्शन एट हायर रेट, वहाँ पर हाई रेट आपको दिखेगी। अब देख सकते हो यहाँ पे ये एक्टिव साइट्स हैं,
यहाँ पे मैंने ये बनाई है, ये देखो एक्टिव साइट्स यहाँ पे है, या फिर ऐसा तो ये एंजाइम्स है, यहाँ पे एक्टिव साइट्स है, रिएक्शन परफॉर्म हुई है आपकी सबस्ट्रेट के साथ, फिर जाके यहाँ पे आपका ऐड हुआ है, प्रोडक्ट आपका बी और ई आपका यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट्स ऑफ एंजाइम एक्शंस। तो साइट्स ऑफ एंजाइम एक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे ये एंजाइम का एक्शन है। पहला आपका आता है इंटरसेलुलर, जिसको बोलते हैं एंडो एंजाइम। सेकंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसको बोलते हैं एक्सो एंजाइम। इंट्रा का मतलब यहाँ पे इंडो का मतलब इनसाइड दी सेल होगा, बर्क इनसाइड दी सेल, ये बर्क आउटसाइड दी सेल। एग्जांपल देखो रेस्पिरेटरी एंजाइम हो गए, जिसका एग्जांपल आपका ये है हेक्सोकिनेसिस, और सेकंड आपका आउटसाइड दी सेल तो पेप्सिन और आपका ट्रिप्सिन। ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसो एंजाइम्स के बारे में। तो आइसो एंजाइम्स दीज आर मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है, और ऑकरिंग एट द सेम ऑर्गेनिज्म एंड हैविंग ए सिमिलर सबस्ट्रेट एक्टिविटी। इसमें पहले हम बात करते हैं अल्फा एमाइलेज ऑफ व्हीट इंडोस्पर्म, जिसमें 16 टाइप के आपके आइसो एंजाइम्स होते हैं। लैक्टिक एसिड एंड आपके सेकंड है आपका डाई हाइड्रोजेनेसिस, इसमें 5 आपके आइसो एंजाइम्स होते हैं। और एल्कोहल और आपका ये है डाई हाइड्रोजेनेसिस, इसमें 4 आपके आइसो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आइसो एंजाइम्स ये हैं। इसका बात करते हैं एंजाइम्स कैटालिटिक रिएक्शंस पे। तो एंजाइम कैटालिसिस जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, दिस प्रोसीड एट ए रेट वेरी हाई देन द अनकैटलाइज्ड वन। तो अब देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनिक मैंने एनहाइड्राइज ले लिया है तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, कार्बोनिक एसिड का ऑब्वियसली फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइज, द रिएक्शन स्पीड विद अबाउट देख सकते हो 1 2 3 कितना हो गया 6 लाख समथिंग हो गया मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकंड, व्हाइल इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम इट ओनली फॉर्म 200 मॉलिक्यूल्स इन एन हावर। तो आप समझ सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से जो रेट है वो इस एंजाइम के रेट कितना तेज़ी से हाई हो गया, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड। और 1 घंटे में अगर नहीं है तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपका यहाँ पे रिएक्शन दिख पा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म पार्ट एंजाइम एक्शन का। द केमिकल्स which is converted to product is called substrate. The enzyme having 3-dimensional structure including an active sites which convert a substrate into product. जैसे ये आपका एंजाइम हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपका ये सबस्ट्रेट हो गया, तो ये पार्ट जाके इस पे अटैक करेगा एक्टिव साइट्स पे, तो देखो जाके ये आपका यहाँ पे फिट हो गया ना, इस तरीके समझ में आपको आ रहा होगा। तो एंजाइम सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है। ठीक, यहाँ पे इसका देखो ये जो ग्राफ है उस ग्राफ से आपको समझ में और आ जाएगा क्या हो रहा है। ये आपका सबस्ट्रेट है ना, ये इधर है पोटेंशियल एनर्जी, इधर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होगी बच्चों बहुत हाई तो नहीं होगी स्टार्टिंग में, फिर जैसे कैटलिस्ट आएगा तो नो डाउट इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट अगर आपका यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा, तो नॉर्मल इस तरीके से रिएक्शन आपका प्रोसीड हो जाएगा। पर अगर आपका यहाँ पे एंजाइम आएगा, यहाँ पे विदाउट एंजाइम है तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी हो गई, ये वैल्यू है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। जब विदाउट एंजाइम आ जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना, और डिक्रीज होती रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड जो ये है, ये आपकी है इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो ये रेट आपको देखने को मिला है, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी डिस्कस किया था, क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पे डिस्कस किया है ES कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, सबस्ट्रेट और जो एंजाइम है, ES कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड when enzyme E bind with substrate S. This complex is transient and unstable, so the substrate is converted into product and released from the active sites. After the reaction is over, enzymes are free to bind with next substrate. ठीक है, तो next substrate जो free substrate उसके बाद जाके वो ऐड हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम मैकेनिज्म के बाद को बात करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ पे फॉर्म हो चुका है ES, the yeast enzyme has a substrate as binding sites in its molecules, so they are highly reactive. Enzyme substrate complex is produced. The complex is short-lived and unstable होगा and dissociated into product P and unsensed enzyme को चेंज नहीं करेगा. An intermediate formation of enzyme product complex EP, and this formation of ES complex is essential for the catalysis. तो पहले ES मिक्स हुआ, ये आपका फॉर्म हुआ इंटरमीडिएट, फिर EP फॉर्म हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये आपका ये एंजाइम आपका बाहर निकल जाएगा। एंजाइम फिर से बेटा क्या करेगा, फिर से सबस्ट्रेट के पास जाएगा, नेक्स्ट फिर से आपका EP फॉर्म करेगा, और फर्दर प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलता जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिलता जाएगा। क्लियर है, चलो इसके बाद बात करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी किस तरीके से होगी।
ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे कि जो रिएक्शन है वो कैसा है, ठीक है। इफ पी इज एट लोअर लेवल देन एस, ठीक है, पी आपका प्रोडक्ट है, एस आपका सब्सट्रेट है, अगर पी लोअर है तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, बिल्कुल। इफ नो एक्सटर्नल एनर्जी इज फॉर्म ऑफ हीट इज सप्लाइड, whether reaction is exothermic or endothermic, as go through a much higher energy state or transition state. The difference in average energy content of S from that of this transition state is called activation energy. Enzymes decrease the activation energy, making the transition of S and P more easy. ठीक, चलो इसके बाद देख सकते हैं बेटा हम एक्टिव साइट्स के बारे में, सबस्टेट की साइट के बारे में और एक्टिव स्पॉट के बारे में, इंपॉर्टेंट है। इट इज स्पेसिफिक रीजन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम टू विच ए सबस्टेट बाइंड। एक्टिव साइट्स हैज ए स्पेसिफिक टाइप एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, वहाँ पर अमीनो एसिड मिलेंगे। एन एंजाइम कैन हैव मोर देन वन एक्टिव साइट ऑल्सो। इट इज ए स्मॉल साइट्स एंड कवर नियरली 5% ऑफ टोटल एरिया, मोस्ट ऑफ द एंजाइम। कितना एरिया रहेगा, 5% समथिंग। नेक्स्ट है आपका टर्न ओवर नंबर, आपका क्या होता है, ठीक है। ये टर्न ओवर नंबर है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विच कैन कैटलाइज्ड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एंजाइम इन ए यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। मैक्सिमम टर्न ओवर नंबर कितना हो सकता है बेटा, मैक्सिमम कितना, 36 मिलियन मोल्स पर मिनट, ठीक है, इज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो मैंने अभी आपको बताया था। द टर्न ओवर नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एक्टिव साइट, जितने देगा एक्टिव साइट टर्न ओवर नंबर उतना ही अधिक होगा। तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड टर्न ओवर नंबर। तो टर्न ओवर नंबर भी आपको ध्यान रखना है क्या है। नेक्स्ट आपका है कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट्स। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप चेंज होगा, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो यू हैव वॉच द स्ट्रक्चर। तो ये सबस्ट्रेट हो गए बेटा, यहाँ पे एक्टिव साइट है, तो ये यहाँ पे आके आपका क्या बाइंड हो जाएगा। तो ये देख सकते हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। फिर क्या है, एंजाइम चेंज शेप एंड स्लाइटली, फिर आपका शेप चेंज होगा, ठीक है, ये शेप चेंज यहाँ से हो जाएंगे, तो एंजाइम प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स और फर्दर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ एंजाइम क्या है कि रिएक्टिविटी रेट को बढ़ाना, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, ठीक। चलो ये डिपेंड किस किस पे करता है, तो डिपेंड करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है जिसको पीएच बोलते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और आपका इनहिबिटर्स। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट।